नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने आद्विक एजुकेशन एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी के और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि अधिकतर सभी एग्ज़ाम में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी में आते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको कुछ लाभ दे रहे हैं और आपके लिए सहायक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे कि मैं इससे मोटिवेट होकर और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेके आ पाऊँ और आपकी तैयारी को आगे बढ़ा पाऊँ। अपने मतलब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। हालांकि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जिसने इसे एक बड़े साम्राज्य में बदला वह चंद्रगुप्त प्रथम है। श्रीगुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम ने इससे भी बड़ी उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की, जो कि राजाओं का राजा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी घटोत्कच गुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वारामिहिर। गुप्त काल के शासन में कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। गुप्त शासन काल के दौरान वह आर्यभट्ट ही एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का स्थानीय मान बताया, जो कि और इन्होंने ही बीजगणित और त्रिकोणमिति की शुरुआत की थी। गुप्त काल को विज्ञान और कला का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें वारामिहिर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे ये, और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ जैसे महान वैज्ञानिक रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
4 गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या फिर राज दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी राज दरबारी भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या राज दरबारी भाषा संस्कृति। ये गुप्त शासक के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन डी सी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। किसको भारत का नेपोलियन कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्र वंश के संस्थापक गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को उनकी विशाल सैन्य विजयों और साम्राज्य विस्तार से प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त की विजय समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिण भारत के दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर अपने अधीन किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। किसने भारत पर हूणों को आक्रमण करने से रोका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। इसकी व्याख्या आगे है, देखें। स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 ईस्वी में महाराज रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में मध्य एशियाई खानाबदोश जनजाति हूणों के शुरुआती आक्रमणों का जोरदार प्रतिरोध किया। भीतरी स्तंभ शिलालेख और जूनागढ़ अभिलेख जैसे स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने हूणों को बुरी तरह पराजित कर गुप्त साम्राज्य को एक बड़ी तबाही से बचाया और साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। उन्हें गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राटों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमि कर, ऑप्शन डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कला एवं
स्थापत्य, गुप्त वंश में कला और शिलालेखों पर अधिक बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके पिछले जन्मों की जातक कथाओं तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रेरित चित्र और मूर्तियों का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं हैं। वहां पे पत्थरों को काटकर इन कलाकृतियों को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था, ऑप्शन डी हर्ष। इनमें से कालिदास किसके राजकवि रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के राजकवि रहे। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन युग। किस युग में नगरों का पतन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन किया गया था। व्यापार वाणिज्य में जब क्षति हो रही थी, रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले प्रमुख व्यापार में गिरावट आई, जिससे नगरों की आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ गई और सामंतवाद का उदय हुआ था उस समय। इस काल में सामंतवाद की जड़ें बहुत मजबूत हुई, जिससे आर्थिक शक्ति का केंद्र नगरों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने लगा। आर्थिक गतिविधियों का धीमा पड़ना, व्यापारिक और शिल्प उत्पादन में कमी के कारण जो नगर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी एक सदी बाद कई प्रमुख गुप्तकालीन नगरों को उजाड़ या क्षीण अवस्था में पाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। किस वंश ने सबसे अधिक भूमि को अनुदान में दिया या ग्रामों को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। गुप्त वंश में ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए ग्रामों को अनुदान में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौल के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है?
दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उसके प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी अनंग पाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र में नायक की भूमिका अग्निमित्र ने की है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए ऐरण अभिलेख में, ऑप्शन बी गया अभिलेख में, ऑप्शन सी नालंदा अभिलेख में, ऑप्शन डी प्रयाग अभिलेख में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रयाग अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख में। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा संस्कृत में रचित है जो कि अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसमें विजय अभियान, रणनीति इसकी और साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है और इसके निजी जीवन से संबंधित जानकारी इस अभिलेख में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्री और पुरुष बराबर थे। उस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? कौन सा शासक था जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। गुप्त काल में हूणों के आक्रमण गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता, इनमें से किसका प्रावधान था उसमें?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रावधान किया गया था, जिस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए थे 1932 में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1933, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। ये अधिनियम पार्नस्टन द्वारा तैयार किया गया था। भारत का शासन ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करने गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे थे, और उनका नए पद का सृजन किया गया था, जो कि गवर्नर जनरल थे, उनको वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद समाप्त कर उनके स्थान पर भारत सचिव यानी भारत का मंत्री पद का नाम उदय हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1661। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, 6 माह की प्रणाली अपनाई गई थी इसमें। और 1861 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। वायसराय नए प्रांत बना सकता था और विधान परिषद का गठन भी किया गया था इसमें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। पीएम लॉर्ड नॉर्थ गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर होते थे। इन सबको नया नाम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीनों को एक में ही सम्मिलित कर लिया गया। और इस एक्ट में इसके प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1858 ईस्वी में। कब महारानी विक्टोरिया का भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1876 के द्वारा 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसके ऑप्शन हैं, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह आश्वासन दिया गया था ब्रिटिश की महारानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसका क्या उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 में भारत आया था और ये अरुणडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया था। भारत गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई और इसमें पहले भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र सिन्हा और बिलग्रामी, और इसमें बजट पर बहस करने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दिया गया और इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अभी हमने इसकी व्याख्या ऊपर की थी, तो इसका ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल
कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ये मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के लिए लाया गया था। इसे 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या फिर संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये 1909 में लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें 2 सदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई, एक केंद्रीय सभा और राज्यसभा। 1909 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इंडियन काउंसिल में उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी इसमें, और प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था भी की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी, ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रप्स इसके 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी, संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है?